नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले उस शिमला की बात करेंगे जहां लोग अक्सर अपना तनाव दूर करने जाते हैं, लेकिन आज ये शिमला खुद बहुत ज्यादा तनाव में थी और इसकी वजह है एक मस्जिद का अवैध निर्माण, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों के प्रदर्शन ने प्रशासन की सांसें फुला दी। हिमाचल प्रदेश के बाद ऐसे देश की खबर जहां हिंदुओं की आस्था पर फिर चोट की गई है। बांग्लादेश सरकार का आदेश है, अजान से 5 मिनट पहले सभी दुर्गा पंडाल में पूजा पाठ बंद कर दिया जाए। इस पर वहां रहने वाले हिंदुओं का क्या दर्द है, ये सुनिएगा। फिर देखेंगे अमेरिका में राहुल गांधी की एक मीटिंग पर भारत में कैसे क्लेश शुरू हो गया है। राहुल अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं, जिसमें सांसद इल्हान उमर भी थी, जो एक भारत विरोधी नेता है और पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती है। इस मीटिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कटाक्ष किया है। वैसे बयानों वाले तीर कांग्रेस की ओर से भी चले हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर विपक्ष को 20 सीटें और मिल जाती तो 400 पार का दावा करने वाले जेल में होते। खड़गे ने पीएम पर कश्मीर की स्थिति को लेकर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए। एक बड़ी खबर हरियाणा के जुलाना पर, जहां अब पहलवान वर्सेस पहलवान की सियासी टक्कर होगी। आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने जुलाना से पहलवान कविता दलाल को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की कैंडिडेट विनेश फोगाट है। एक चौंकाने वाली खबर मुंबई से, जहां एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की खुदकुशी का दावा किया जा रहा है। खबर है मलाइका के पिता ने बांद्रा वाले घर से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि अब तक सुसाइड नोट नहीं मिला है। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ी हैं। दोनों में करीब 90 मिनट की बहस हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस ने बाइडेन को बर्बाद कर दिया, तो कमला हैरिस ने जवाब दिया, जिस पुतिन को वो दोस्त समझ रहे हैं वो ट्रंप को लंच में खा जाएंगे। सत्ता में आज पहले हम अपने न्यूज मित्रों को शिमला के उन पहाड़ों में लेकर चलते हैं जहां गर्मी बहुत ज्यादा है। बस फर्क इतना है कि ये गर्मी कुदरत की नहीं, बल्कि लोगों के गुस्से की है। आज शिमला की एक ऐसी तस्वीर आई जो ना तो आपने पहले कभी देखी होगी और ना खुद शिमला के लोगों ने। पहाड़ी रास्तों वाले शिमला में सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे सड़कों पर। एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोगों का आक्रोश था और जिद थी 5 मंजिला मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की, जो संजौली में खड़ी है। वैसे तो मस्जिद के अवैध निर्माण के विरुद्ध ये धर्म युद्ध पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, लेकिन आज कई हिंदू संगठनों ने शिमला में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था और इस प्रदर्शन के दौरान हालात ये बन गए कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लोग मस्जिद के रास्ते में बनाई गई सारी बैरिकेडिंग तोड़ते जा रहे थे और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का एक बड़ा सैलाब मस्जिद की ओर बढ़ता जा रहा था। ये तस्वीर शिमला के ढली टनल की है, जिसका रास्ता संजौली में बनी उसी मस्जिद की ओर जाता है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पूरा बंदोबस्त किया था, लेकिन चंद मिनट में लोगों ने सारे बंदोबस्त को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने यहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इसके बाद जब लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। हिंदू संगठन से जुड़े कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और ये हालात शिमला में तब बने जब पहले ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया था। पहले हम आपको इसी पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर संजौली वाली उस मस्जिद के बारे में बताएंगे, जिसके अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 35 आदेश जारी हुए। अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोटिस पर नोटिस भेजे गए, लेकिन देखते ही देखते 5 मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई। मौजूद हूं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर भीड़ उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जो इंतजाम यहाँ पर बड़े बड़े लोहे की बैरिकेडिंग के साथ की थी, वो इस वक्त तोड़ने का प्रयास ये भीड़ कर रही है। ये पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी है। यहाँ पर लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़कर लोग टनल में प्रवेश कर चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजौली से।
प्रदर्शन जो है लगातार उग्र होता हुआ आपको दिखाई देगा और ये बैरिकेडिंग को लगातार तोड़कर आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो करती हुई दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ी लड़ाई है। मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद भी आप लोग इस तरह से चल रहा होता है, अवैध निर्माण है, इसमें कोर्ट का क्या मतलब है? सर प्रशासन को तो यही छोड़ना चाहिए, इसको बात खत्म। तो को जागना पड़ेगा। आज जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में है, इस तरह की परिस्थिति हिमाचल में भी ना बने, इसलिए हम सभी को जागना पड़ेगा। ये संजौली बाजार का इलाका है और संजौली बाजार में आपको तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो आमने सामने है बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी और कई घंटों से यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। हमें धकेल दिया गया, पुलिस के डंडे पड़े, ये बहुत गलत है। ये हिंदुओं की अंदर की जो आत्मा है उसको दबा नहीं सकते हैं और ये और भड़केगी, पूरे हिमाचल में ये आग भड़केगी। आज हमने शिमला में मस्जिद वाली इस आग पर अपने न्यूज मित्रों के लिए एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। पहले आपको इस मस्जिद के अवैध निर्माण की क्रोनोलॉजी दिखाते हैं जिस पर शिमला उबल रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद पहले सिर्फ एक मंजिल की हुआ करती थी, लेकिन 2010 में मस्जिद पर अवैध निर्माण शुरू किया गया। मस्जिद के अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम के पास शिकायत भी गई। दावा है कि नगर निगम ने 2010 से 2024 तक 35 नोटिस मस्जिद कमेटी को भेजे और अवैध निर्माण रोकने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बाद भी निर्माण नहीं रोका गया और देखते ही देखते एक मंजिला मस्जिद 5 मंजिल की हो गई। यानी बिना इजाजत के मस्जिद पर 3 मंजिल का निर्माण किया गया, जो गैर कानूनी है। और हालत यह है कि मस्जिद की 5वीं मंजिल पर भी लेंटर पड़ना शुरू हो गया है। अब इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को आशंका यह है कि पूरी साजिश के तहत इस मस्जिद का अवैध निर्माण हो रहा है, क्योंकि जिस मस्जिद में पहले कम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, अब वहां नमाज के वक्त भारी भीड़ लग जाती है। मस्जिद पर दोनों पक्षों का दावा भी सुनते हैं। इमाम के अनुसार ये मस्जिद वर्ष 1947 से यहाँ मौजूद है, जबकि हिंदू संगठन का आरोप है कि 2010 में इस पर अवैध निर्माण शुरू हुआ। मस्जिद के इमाम ने बताया कि पहले ये कच्ची थी और सिर्फ 2 मंजिला थी, जबकि लोगों का आरोप है कि सिर्फ 1 मंजिला मस्जिद की इजाजत थी। इमाम के अनुसार लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और फिर मस्जिद के आगे का निर्माण शुरू हुआ, जबकि लोगों का आरोप है कि मस्जिद पर 3 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इमाम ने यह भी बताया कि पहले मस्जिद छोटी थी, जगह कम थी, इसीलिए लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, जिससे दिक्कत होती थी। लेकिन हिंदू संगठन का आरोप है कि यह सब डेमोग्राफी को बदलने की साजिश है। इमाम का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर 2 मंजिल पहले से मौजूद थी और बाकी के निर्माण पर मामला कोर्ट में है, जबकि हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की मांग यह है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को तुरंत तोड़ा जाए। अब इस मस्जिद पर शिमला में सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। इस पर भी एक न्यूज रील देखिए। वैसे हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि शिमला में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। इन आरोपों पर हमने रिसर्च की तो कुछ आंकड़े हमें मिले, जो आइए हम आपको भी दिखाते हैं। ये आंकड़े 2001 से 2011 के बीच के हैं और सरकारी जनगणना पर आधारित हैं। इसके अनुसार शिमला में इन 10 वर्षों के दौरान हिंदुओं की आबादी 0.2% कम हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में 0.3% का इजाफा हुआ है। शिमला के अलावा हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुस्लिम आबादी पर सत्ता का नंबर गेम भी देख लीजिए। वर्ष 1951 से वर्ष 2011 तक की जनगणना के आंकड़े अगर निकाले जाएं तो इनके अनुसार वर्ष 1991 में हिंदुओं की आबादी 98.14% थी, लेकिन 20 वर्ष बाद 1971 में घटकर ये 96.10% हो गई। 1991 में यह आंकड़ा 95.9% हो गया और वर्ष 2011 में हिंदुओं की आबादी का ये नंबर 95.2% पर आ गया। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी में आपको इजाफा होता हुआ नजर आएगा। जैसे वर्ष 1951 में हिमाचल में मुसलमानों की आबादी 1.38% थी, जो 2011 में बढ़कर 2.2% हो गई है। आज हिमाचल प्रदेश में जिन हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है, उनमें हिंदू जागरण मंच का नाम भी शामिल है।
पुलिस ने इसके अध्यक्ष कमल गौतम को हिरासत में भी लिया है। इस संगठन की ओर से हिमाचल प्रदेश में बढ़ती मस्जिदों को लेकर भी एक दावा किया गया है। हिंदू जागरण मंच के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कोरोना से पहले 393 मस्जिद थी, जिनकी संख्या कोरोना के बाद 520 हो गई है। यानी इस दौरान हिमाचल में 127 नई मस्जिदों का निर्माण किया गया है। और आज के प्रदर्शन में हिंदू संगठनों की ओर से यह मुद्दा भी उठाया गया है। एक और हिमाचल प्रदेश में मस्जिद वाली आग है, तो दूसरी ओर एक देश जहां दुर्गा पूजा के जरिए हिंदुओं की आस्था पर चोट की जा रही है। यही वो बांग्लादेश है जहां सत्ता परिवर्तन के बाद हर नई सुबह वहां रहने वाले 1,31,00,000 हिंदुओं के लिए नई समस्या लेकर आती है, नया फरमान लेकर आती है। पाकिस्तान की राह पर चलने वाली बांग्लादेश की यूनुस सरकार के मंत्री से लेकर सलाहकार तक हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, संवेदनहीनता से भरे बयान दे रहे हैं, हिंदुओं को गिरफ्तारी की धमकी दे रहे हैं। तख्ता पलट के बाद वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। यूनुस सरकार के कुछ मंत्री और उनकी टीम के लोग बजाय हिंदू समुदाय को विश्वास में लेने के कठोर और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें देखिए, नाम है जहांगीर आलम चौधरी। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, बांग्लादेश के गृह मंत्री के सलाहकार हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर ढाका में पूजा सेलिब्रेशन समिति के नेताओं के साथ इनकी बैठक हुई थी। सचिवालय में हुई इस मीटिंग में दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदू समुदाय को लेकर जो कहा वो बांग्लादेश के हिंदुओं को आक्रोशित कर रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय ने फरमान जारी किया। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को यह कहा गया कि आजान से 5 मिनट पहले पूजा पाठ बंद होना चाहिए, नहीं तो हिंदू गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें। आप फिर से सुनिए, गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर कहा है कि अजान से 5 मिनट पहले पूजा पाठ बंद करो वरना जेल जाओ। ये निर्देश पूजा समितियों को दिया गया है। कहा गया है कि दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद करने होंगे। ऐसे आदेश पहले भी दिए जाते रहे हैं और उनका विरोध भी होता रहा है, लेकिन इस बार परिस्थिति विस्फोटक है क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। हिंदू समुदाय उम्मीद कर रहा था कि शायद उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि गिरफ्तारी की धमकी दी गई। इस आदेश से हिंदू समुदाय में आक्रोश है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस आदेश की तुलना लोग तालिबानी फरमान से कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना हो रही है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने जहांगीर आलम चौधरी का ये वीडियो शेयर किया है। सोचिए, जिस देश में गृह मंत्रालय से ऐसे आदेश आ रहे हैं, गृह मंत्री की टीम के लोग ऐसे हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, वहां हिंदुओं की स्थिति क्या होगी? फिलहाल स्थिति यह है कि जब दुनिया के करोड़ों हिंदू दुर्गा पूजा मना रहे होंगे तो बांग्लादेश के हिंदू आजान वाले इस प्रतिबंध से गुजर रहे होंगे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बड़ा धार्मिक त्योहार है। जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदू ये पूजा मनाते रहे हैं, हर वर्ष वहां भी पूजा होती रही है, लेकिन इस बार जिस भाषा के साथ अजान वाला प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि बांग्लादेश के गृह मंत्रालय और पूजा समितियों के नेताओं की बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी कई फैसले हुए। विरोधाभास ये है कि एक तरफ हिंदुओं को आधिकारिक रूप से धमकाया जा रहा है, दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी हो रहे हैं। इसकी वजह से आजान वाला क्लेश बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक पहेली बन गया है। आपको बता दें, बांग्लादेशी हिंदू 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मनाएंगे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के लिए मंडपों की संभावित संख्या 32,666 है। ढाका साउथ सिटी में 157 मंडप हैं, जबकि नॉर्थ सिटी में 88 मंडप हैं। सुरक्षा की बात करें तो पूजा पंडालों पर 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नापाक गतिविधियों को रोकने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती होगी। मंदिरों की सुरक्षा में मदरसों के छात्र तैनात होंगे। मदरसों के बच्चों को वॉलंटियर बनाया जा रहा है। मंडपों की सुरक्षा में रात में कम से कम 3 स्वयंसेवक होंगे, जबकि दिन के दौरान 2 स्वयंसेवक यहां तैनात रहेंगे। सत्ता में इसके बाद अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी यात्रा एपिसोड 3 की, जिसमें हर दिन की तरह आज भी काफी हंगामा है। और इसका कारण है राहुल गांधी का एक बयान और एक तस्वीर। राहुल गांधी के जिस बयान पर हंगामा है, उसमें चीन और भारत की सीमा का जिक्र है, और जिस तस्वीर की आलोचना हो रही है उसमें वो एक ऐसी अमेरिकी सांसद के साथ खड़े हैं
जो पाकिस्तान प्रेम और भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए काफी कुख्यात हैं। यह आरोप बीजेपी का है। हमने आज इसी तस्वीर और बयान पर सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें राजनीतिक क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों को भरपूर स्थान मिला है। पहले बात राहुल गांधी के बयान की करते हैं, जिससे बीजेपी आग बबूला है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने चीन से ठीक से निपटा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर कोई पड़ोसी देश आपकी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी। राहुल गांधी के इस बयान पर भारत में काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की बातें भ्रामक हैं। लगता है मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल जी झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। कुछ का कुछ बोलना, चाइना का प्रेम भी सामने आ जाता है कि चाइना ने भारत की जमीन दखल की हुई है, जबकि जो भी जमीन थी वो उनके नाना परनाना के समय, नेहरू जी के समय हुई थी। चीन ने इस देश पर कब्जा के हिस्से पर कब्जा किया है, ये बोलना अपराध है, लेकिन चीन को क्लीन चिट देना अपराध नहीं है। ये कमाल का इनका दोगली नीति है भाजपा की। पंडित नेहरू ने जो भारत के साथ किया है वो घाव अभी तक भरा नहीं है, और चाइना में तो 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया। इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों को एकजुट होकर के देश से माफी मांगनी चाहिए। 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन दबा ली गई है। आश्चर्य होता है कि मोदी जी क्यों इतना डरते हैं चाइना से कि चाइना का नाम भी जुबान पर जो जून 2020 के बाद आया ही नहीं। अब राहुल गांधी की उस तस्वीर की बात करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा शुरू हो गया है। कल अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। रैमबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान उमर भी मौजूद थी। राहुल गांधी के इल्हान उमर से मिलने पर देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के उनसे मिलने की आलोचना की है, तो कांग्रेस ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। इल्हान उमर पर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। अब जब राहुल गांधी इल्हान उमर से मिले हैं तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी भारत विरोधियों से ही क्यों मिलते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं कि भारत समर्थक जितने भी अमेरिकी सांसद हैं उनमें से किसी से आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं मिले हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है तो एक्शन क्यों नहीं लेते। वैसे इल्हान उमर के अलावा बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ बैठक में बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने दावा किया कि ये सभी बैठकें एक इरादे को दर्शाती हैं। कांग्रेस नेता भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान और मुलाकातों पर दोनों तरफ से रुख काफी आक्रामक है। एक बार बयानों की रील देखिए, फिर आपको ये समझाएंगे कि बीजेपी राहुल की इस मुलाकात से आग बबूला क्यों है। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की। हमको सिखाएंगे देश जोड़ने वाली ताकतें कौन है और तोड़ने वाली ताकतें कौन है। अगर गृह मंत्री को इतनी आपत्ति है राहुल गांधी की किसी मीटिंग से अमेरिका में, जो सार्वजनिक मीटिंग है, कोई छिपा के मीटिंग नहीं होती जैसे प्रधानमंत्री करते हैं, तो हम चुनौती देते हैं गृह मंत्री को, आज समन कीजिए अमेरिका के राजदूत को। हम चुनौती देते हैं, आज आप स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखिए और अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है,
उसके बारे में भी आलोचना करती हैं, तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। इस पर हुई राजनीतिक बयानबाजी से पहले इल्हान उमर का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। इससे न्यूज मित्रों को राजनीतिक हंगामे की सही वजह समझ आ जाएगी। 40 साल की सोमालियाई अमेरिकी राजनेता 2019 में मिनेसोटा से चुनाव जीतकर सांसद बनी थी, जिसके बाद से उनका भारत विरोधी एजेंडा काफी चर्चा में आया। इल्हान उमर पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का भी दौरा किया था। इसी पाकिस्तान दौरे में उन्होंने शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की थी। जून 2023 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का उन्होंने विरोध किया था। पीएम मोदी के अमेरिकी संसद के संबोधन का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। वो पीएम मोदी पर और सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाती रही हैं। वैसे इन हंगामों के बीच राहुल गांधी ने आरक्षण वाले अपने बयान पर भ्रम की स्थिति खत्म करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत में जब सबको समान अवसर मिलने लगेंगे तो आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल ये सही समय नहीं है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि वो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाना चाहते हैं। उनके बयान को गलत समझा गया। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि वो आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। 4 दिनों की राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा अब खत्म हो चुकी है। बयानों के लिहाज से उनकी ये यात्रा काफी धमाकेदार रही है। हर दिन उनके बयान से अमेरिका से लेकर भारत तक में धमाका हुआ। हालांकि अब 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे धमाके वाले बयान और आएंगे। सत्ता में अब उन लोगों की बात करते हैं जो टोल टैक्स से परेशान हैं। उनके लिए अच्छी खबर है। अब जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही टोल टैक्स देना होगा, क्योंकि नया नियम आज लागू हो चुका है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि हमारा कितना फायदा होगा, नया नियम क्या है, ये कितना आसान है। सत्ता में ऐसे सभी सवालों और जवाब के साथ हमने सरल कुंजी तैयार की है। आज से नया टोल कलेक्शन सिस्टम GNSS लागू हो चुका है। GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें GPS के जरिए आपका टोल टैक्स कटेगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि GNSS वाली निजी गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स फ्री है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि नए सिस्टम का लाभ लेने के लिए आपकी गाड़ी में GNSS ऑन बोर्ड यूनिट होनी चाहिए। ये फास्टैग की तरह सरकारी पोर्टल के जरिए उपलब्ध होगी। टोल टैक्स इससे लिंक बैंक खाते से कट जाएगा। सवाल है कि आपको फायदा कितना और कैसे होगा। 20 किलोमीटर से ज्यादा जितनी दूरी तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल टैक्स लगेगा। दरअसल इसमें गाड़ियों का सटीक लोकेशन ट्रेस हो जाता है, जिससे गाड़ियां जितनी दूरी तक चलती हैं उतना ही टैक्स देना पड़ता है। अब आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि दूसरी व्यवस्था क्या होगी। आपको बता दें, फास्टैग, कैश और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रेकमेंडेशन से टोल कलेक्शन भी जारी रहेगा। ये खबर देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम नेशनल हाईवे पर गई और नई व्यवस्था के बारे में सब कुछ जाना। सिर्फ 120 सेकंड में जानिए कि GNSS वाली नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर कैसी होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा टोल टैक्स वसूली में नियमों में बदलाव किया गया है। अब GPS सिस्टम के द्वारा आपसे टोल टैक्स वसूला जाएगा। अगर एक्सप्रेस वे पर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर तक जाती है तो आपसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा, और अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर से अधिक सफ़र करती है तो आपको सैटेलाइट के थ्रू टोल देना पड़ेगा। लाभ तो बहुत अच्छा है और हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। GPS के थ्रू पैसा कटेगा। सिस्टम है, वो सिस्टम के साथ कटेगा। हम तो चाहते हैं वो कटे, हम तो चटे। यहाँ तो 1 घंटा लाइन में तो नहीं खड़ा होना पड़ेगा कम से कम। अच्छा रूल है गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम अगर लोकल वाले हैं तो उसमें क्या होता था कि हम थोड़ा बहुत ही चढ़े हाईवे पे तब भी हमें टोल पूरा भरना पड़ता था। तो अब फ़ायदा ये है कि अब हमें वो टोल उतना नहीं देना पड़ेगा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इस नियमों में बदलाव के बाद लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा ही होगा, साथ ही समय की भी बचत होगी।
आपको बताते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसको लागू कैसे किया गया है। दरअसल देश में सभी नेशनल हाईवे की GIS मैपिंग यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग की गई है। ये सिस्टम सैटेलाइट आधारित तकनीक पर काम करता है। इससे सटीक ट्रैकिंग होती है। एक जानकारी आपको ये भी दे दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हर वर्ष करीब 40,000 करोड़ रुपए का टोल राजस्व मिलता है। इस नए सिस्टम के पूरी तरह लागू होने के बाद टोल टैक्स कलेक्शन बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। सत्ता में इसके बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति की, जहां आतंकी गतिविधि में शामिल होने के आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद के जेल से बाहर आने पर राजनीति एक्शन बढ़ गया है। कल ही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले हिस्से में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ा है। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक धड़कन भी तेज हुई है। दोनों दल इंजीनियर राशिद के जरिए बीजेपी पर फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इंजीनियर राशिद के जरिए चुनावी लाभ लेने की कोशिश है। कौन है इंजीनियर राशिद और जम्मू कश्मीर चुनाव से उनकी अंतरिम जमानत का क्या कनेक्शन है, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले बयानों की रील देखते हैं। इंशाअल्लाह रिहा होने पर कश्मीर में एक सैलाब आएगा जो 1987 में आया था और इन जालिमों ने चोरी की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंशाअल्लाह इस बार जो 80% बाईकाट था वो सारा का सारा वोट डालेगा और वो इंजीनियर रशीद साहब को डालेगा। देखिए शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा करती है वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो खुद जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया तो इस चीज़ का इस्तकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नज़र ही आ रहा है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट काटने के लिए इंजीनियर रशीद को बाहर छोड़ दिया। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है इल्ज़ाम तराशी जो काम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद अ थ्रेट, बिकॉज वी हैव सीन कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने कैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमरुल्लाह साहब को शिकस्त दे दी। आज इनको लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है आज बेल पे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं थ्रेट लग रहा है। ये रियायत सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिनसे बीजेपी को एक खदशा है या कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लोग डैमेज करेंगे और यहाँ के जम्मू और कश्मीर के वोट को तोड़ेंगे। क्या ये रियायत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है या अगर ये रियायत 5,000 जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को क्यों नहीं मिलती? जितना खुश इंजीनियर रशीद साहब के बाहर निकलने से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स हो रहे हैं, इतना खुश शायद उनकी अपनी पार्टी के कारकुन नहीं हो रहे हैं। बयान सुन लिया आपने। अब समझिए कि इंजीनियर राशिद हैं कौन। इनकी 2 पहचान है। एक पहचान नेता वाली है, दूसरी अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन देने वाले व्यक्ति की है। अब्दुल राशिद या इंजीनियर राशिद उत्तरी कश्मीर के लंगेट से 2 बार के पूर्व विधायक रहे। जम्मू कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी की अगुवाई करते हैं। अफजल गुरु और दूसरे आतंकियों का खुलकर समर्थन करते रहे हैं। 2019 में आतंकियों को फंडिंग करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। UAPA के तहत 2019 से अब तक जेल में बंद थे। कल जमानत मिली। 2024 के चुनाव में राशिद ने उमर अब्दुल्ला को बारामूला में हराया था, वो भी जेल में रहते हुए। इंजीनियर राशिद की अलगाववाद वाली राजनीति की चमक में अफजल गुरु वाले एंगल का बड़ा रोल है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत अफजल गुरु की फांसी के विरोध से की। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस फांसी को रोकने के लिए उन्होंने प्रस्ताव लाने और पास कराने की कोशिश की।
तो अफजल की फांसी के विरोधी से राजनीति की मीनार खड़ी करने वाले इंजीनियर राशिद पर आरोप ये लगता है कि वो कश्मीरी वोटों को विभाजित करते हैं। ये आरोप तब और ज्यादा लगने लगा जब 2024 में उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बारामूला से लोकसभा का चुनाव हरा दिया। हाल ही में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहकर राशिद की पार्टी पर सवाल उठाए थे कि पीडीपी जैसे संगठन वाली पार्टी के पास इतने पैसे नहीं हैं वो सभी जगह की उम्मीदवार उतार सके। लेकिन राशिद की पार्टी इतने उम्मीदवार कैसे उतार रही है, इसके पास इतना फंड कहां से आ रहा है? इंजीनियर राशिद इसका जवाब भी देते हैं। वो कहते हैं कि वो 5 साल से कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, जबकि महबूबा और उमर अब्दुल्ला जैसे लोग लंदन में रहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए ही यहां पहुंच जाते हैं। माई फाइट इज फॉर द पीपल। 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और दिल्लियों की तरह। ओहो, तो हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें